हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए। आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 14 होगा। इससे पहले जो है हमने 13 वीडियोज़ को अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 14 में पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पार्शियल यानी आंशिक और सामान्य संतुलन, जो कि आपका टीजीटी और नेट और टीजीटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो समझते हैं पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम को। जो पार्शियल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया था, या पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट वो दिया था आपका मार्शल ने। तो समझते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या बताता है। दिस थ्योरी एप्लीकेबल इन परफेक्ट कंपटीशन, यानी जो पार्शियल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल होता है परफेक्ट कंपटीशन में। दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ सेट्रिस पेरिविस, यानी कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है वो आपका इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि सेट्रिस पेरिविस, जो कि अर्थशास्त्र के एक अजम्पशन होती है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इन पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच टू द प्राइसिंग वी सीक टू एक्सप्लेन द प्राइस डिटरमिनेंट ऑफ कमोडिटी कीपिंग द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी कांस्टेंट, यानी कि मूल्य निर्धारण के आंशिक संतुलन दृष्टिकोण में, यानी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच टू द प्राइसिंग वी सीक टू एक्सप्लेन द प्राइस डिटरमिनेंट ऑफ कमोडिटी कीपिंग द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी कांस्टेंट, यानी कि अन्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखते हुए वस्तु के मूल्य की निर्धारण की व्याख्या करना चाहते हैं। अज्यूमिंग दैट द वेरियस कमोडिटीज और नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि यह मानते हुए कि विभिन्न वस्तुएं अन्योन्याश्रित है, यानी वो जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, नॉट इंटरडिपेंडेंस इन अदर। डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज ड्रॉन विद द अजम्पशन दैट प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी टेस्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि सेट्रिस पेरिविस इसमें जो है की कंडीशन अप्लाई होती है। तो डिमांड फंक्शन जो होती है आपका फॉर ए कमोडिटी इज ड्रॉन विच अजम्पशन दैट प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज टेस्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो टेस्ट और इनकम होते हैं अदर कंज्यूमर की वो कांस्टेंट रहते हैं। सिमिलरली सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय अज्यूमिंग दैट प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फैक्टर एंड प्रोडक्शन फंक्शन रिमेन द सेम, यानी कि सप्लाई कर्व भी इस प्रकार से डिटरमिनेट होती है कि इज कंस्ट्रक्टेड बाय अज्यूमिंग दैट प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज, प्राइस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फैक्टर एंड प्रोडक्शन फंक्शन रिमेन द सेम। The Marshall partial equilibrium analysis seek to explain the price determination of single commodity through the intersection of demand and supply curve, यानी कि मार्शल का जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस था वो एक्सप्लेन करता है द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए सिंगल कमोडिटी थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, यानी डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे जो है किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो डिटरमिनेट होती है। यानी कि इस प्रकार जो है कहीं किसी कमोडिटी, ये डिमांड कर्व को दर्शाता है, ये जो है आपका सप्लाई कर्व को दर्शाता है। यहाँ पे जो है ये किसी कमोडिटी की प्राइस डिटरमिनेट होती है पी एक्स क्वांटिटी पे। विथ प्राइस ऑफ अदर गुड्स, रिसोर्सेज, प्राइस एक्सेट्रा रिमेन द सेम, यानी कि प्राइस ऑफ अदर गुड, जो प्राइस होती है अदर गुड्स की वो या रिसोर्सेज प्राइस वो क्या होती है, सेम होती हैं। इट शुड बी नोटेड दैट इट
should be noted that partial equilibrium analysis is based on the assumption that the change in a single sector do not significantly affect the rest of the sectors। यानी कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आंशिक संतुलन विश्लेषण इस धारणा पर आधारित है कि एक क्षेत्र में परिवर्तन बाकी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करती है। यानी कि जो आंशिक या पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है वह बताता है कि सिंगल सेक्टर डू नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द सेक्टर। यानी कि जो एक सेक्टर में अगर हम चेंज करते हैं उसके द्वारा जो है दूसरे सेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। Thus, in partial equilibrium analysis, the price of a good change, यानी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत अगर प्राइस ऑफ ए गुड चेंज होती है, इट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर गुड्स। यह जो है किसी अन्य गुड की डिमांड को अफेक्ट नहीं करती है। अगर जो है किसी कमोडिटी या गुड्स की प्राइस अगर चेंज होती है तो इसके द्वारा जो है किसी अन्य कमोडिटी या गुड्स की डिमांड को इफेक्ट नहीं किया जाता है। मार्शल क्वांटिटी एडजस्टमेंट, यानी मार्शल का जो मात्रा समायोजन था यानी क्वांटिटी एडजस्टमेंट था, मार्शल क्वांटिटी एडजस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इक्विलिब्रियम सिचुएशन एडजस्टमेंट इज पॉसिबल थ्रू चेंज इन क्वांटिटी। यानी कि उनके मार्शल का कहना है कि इक्विलिब्रियम तब पॉसिबल है जब हम जो है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में चेंज करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी। The price at which quantity demand equal to quantity supply called equilibrium price। जहाँ पे जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, वो वहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। The quantity of goods purchased and sold at equilibrium price is called इक्विलिब्रियम अमाउंट या क्वांटिटी। यानी कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि किसी भी कमोडिटी या गुड्स की जो परचेज क्वांटिटी परचेज की जाती है एंड उस क्वांटिटी को सेल की जाती है, वही जो है आपका इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इट इज़ ए क्वांटिटी दैट ब्रिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि क्वांटिटी के थ्रू जो है इक्विलिब्रियम लाया जाता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में मार्शल का कहना है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस या के द्वारा जो है उसमें मार्केट में या इकोनॉमी में जो है इक्विलिब्रियम नहीं लाया जाता है, बल्कि किसी भी गुड्स की क्वांटिटी के थ्रू जो है इक्विलिब्रियम लाया जाता है। उसके बाद अगला है आपका मार्शल थ्योरी ऑफ वैल्यू। मार्शल ने अगली थ्योरी जो दे रखी है वो देखिए, मार्शल थ्योरी ऑफ वैल्यू टाइम पीरियड एनालिसिस, जिसमें उन्होंने जो है टाइम पीरियड एनालिसिस का एनालिसिस किया था। मार्शल गिव द इम्पोर्टेंस टू द टाइम एलिमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन द थ्योरी ऑफ वैल्यू। यानी कि यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि टाइम पीरियड एनालिसिस किसने दिया था, तो यह दिया था आपका मार्शल ने। Marshall give the importance to the element in the determination of price in his theory of value। उनकी जो थ्योरी थी क्या थी? थ्योरी ऑफ वैल्यू। Marshall divided the time into different period from supply but not demand side view। यानी कि उन्होंने जो है सप्लाई साइड को जो है डिफरेंट बताया था, डिमांड साइड व्यू को नहीं दिया था। According to him, time is short or long according to the extent to which supply can adjust to the change in demand। यानी कि उनका कहना है कि टाइम जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में होता है, टू एक्सटेंड विच सप्लाई कैन एडजस्ट टू चेंज इन डिमांड। यानी कि सप्लाई के थ्रू जो है डिमांड को एडजस्ट किया जा सकता है। मार्शल डिवाइडेड द टाइम इनटू फॉलोइंग 3 पीरियड्स। यानी कि मार्शल ने जो है टाइम को 3 पीरियडों में डिवाइड किया था। मार्केट पीरियड, मार्शल डिवाइडेड द टाइम इनटू फॉलोइंग 3 पीरियड। 3 पीरियड में जो है मार्शल ने टाइम को डिवाइड किया था। आपका पहला मार्केट पीरियड एंड दूसरा शॉर्ट रन पीरियड एंड तीसरा जो है लॉन्ग रन पीरियड। मार्केट पीरियड यानी जिसे जो है बाजार की अवधि कहा जाता है,
दिस इज़ वेरी शॉर्ट मार्केट पीरियड, यानी कि यह जो है वेरी शॉर्ट मार्केट पीरियड है इन विच द सप्लाई इज फिक्स्ड, जिसमें जो है सप्लाई क्या होती है, फिक्स्ड होती है। देयर इज नो एडजस्टमेंट कैन टेक प्लेस इन सप्लाई कंडीशन, यानी कि सप्लाई कंडीशन में जो है कोई चेंज नहीं होता है। इन दिस मार्केट ड्यू टू लिमिटेड टाइम पीरियड, यानी कि इस मार्केट में, मार्केट पीरियड टाइम में जो है, इन दिस मार्केट ड्यू टू लिमिटेड टाइम पीरियड वी कैन नाइदर इंक्रीज द सेल और डिक्रीज द सेल, इट मीन्स दैट सप्लाई इज कम्प्लीटली फिक्स्ड, यानी कि इसमें जो है ना तो इंक्रीज किया जा सकता है ना डिक्रीज किया जाता है। लिमिटेड पीरियड दैट सप्लाई इज कम्प्लीटली फिक्स्ड, यानी सप्लाई जो होती है किसी कमोडिटी वो फिक्स्ड होती है। ओनली डिमांड में चेंज, पेरिसेबल कमोडिटी आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। जो पेरिसेबल गुड होती हैं जैसे मक्खन, फल, सब्जियां आदि, जो कि तुरंत जो है 2-3 दिनों में क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं, पेरिसेबल गुड। पेरिसेबल कमोडिटी आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, यानी मार्केट पीरियड टाइम में जो है पेरिसेबल गुड्स को रखा जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, कर्ड, बटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एग्स एंड एक्सेट्रा, सब्जियां और अंडे आदि चीज़ों को रखा जाता है। यानी कि इसमें जो है क्या होती है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में जो है डिमांड एंड सप्लाई को डिनोट किया गया है और वाई एक्सिस पे जो है आपका प्राइस को डिनोट किया गया है। सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे जो है प्राइस के थ्रू, प्राइस जब यहाँ पे थी तो इनिशियल डिमांड जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था। जैसे ही प्राइस डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड के इंक्रीज होने से जो प्राइस इंक्रीज हो गए तो इक्विलिब्रियम जो है E1 पे चले गया, और जैसे डिमांड जो है डिक्रीज हुई, डिमांड के डिक्रीज होने से जो है प्राइस और डिक्रीज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि पेरिसेबल कमोडिटी के केस में जो है जो सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है या सेम रहती है, फिक्स्ड रहती है। शॉर्ट पीरियड सेकंड है, शॉर्ट पीरियड दूसरा है शॉर्ट पीरियड। इन दिस पीरियड सप्लाई कैन बी एडजस्टेड टू लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि इस अवधि में जो है आपूर्ति को सीमित सीमा तक समायोजित किया जा सकता है। यानी सप्लाई कैन बी एडजस्टेड, सप्लाई को एडजस्ट किया जाता है ए लिमिटेड एक्सटेंट, यानी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। ओनली वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, यानी कि इसमें जो है वेरिएबल फैक्टर ही एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे लेबर या रॉ मटेरियल। उसके बाद थर्ड आता है आपका थर्ड लॉन्ग पीरियड। इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर आर वेरिएबल, लॉन्ग रन में जो है दीर्घकाल में काफ़ी टाइम होता है तो उस समय में जो है ऑल द फैक्टर आर वेरिएबल, उसमें जो है सभी फैक्टर यानी जो भी साधन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं या परिवर्तनशील होते हैं। न्यू फर्म कैन इंटर, न्यू फर्म इंटर कर सकती है, कैन इंटर एंड एग्जिस्टिंग फर्म कैन लीव द मार्केट, जो फर्म नया है वो एंटर कर सकती है या फर्म को छोड़ सकती है। प्लांट साइज एंड कैपेसिटी कैन बी चेंज, यानी कि मशीन प्लांट साइज संयंत्र के आकार और क्षमता को भी बदला जा सकता है। उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बाद अगला जो इक्विलिब्रियम एनालिसिस है वो है वॉलरस का जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम का एनालिसिस कॉन्सेप्ट किसने दिया था। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो है आपका मार्शल ने दिया था। एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो दे रखा है आपका वॉलरस ने। इसमें जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है उसमें यह बताया गया है मार्शल ने कि अगर हम एक सेक्टर में चेंज करते हैं तो उसके द्वारा किसी अन्य सेक्टर में जो है परिवर्तन नहीं होता है। एंड वॉलरस का कहना है, वॉलरस का क्या कहना है समझते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट लियोन वॉलरस। लियोन वॉलरस जो है वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डेवलप किया था वो किया था 1834-1910 में। इन हिज एलिमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक, वॉलरस आर्ग्यूड दैट
all prices and quantities in all market are determined simultaneously through their interaction with one another. यानी कि इन हिज एलिमेंट इनके एलिमेंट में ऑफ प्योर इकोनॉमिक वॉलरस आर्ग्यूड करते हैं दैट ऑल प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन ऑल मार्केट आर डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली थ्रू, साइमल्टेनियसली का मतलब है कि एक साथ, थ्रू देयर इंटरेक्शन विथ वन अनदर. वॉलस यूज्ड ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. वॉलस ने एक सिस्टम यूज किया था आपका जिसको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है टू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेलर एंड बायर इन ऑल मार्केट्स. In the Walrasian model, the behavior of each individual decision maker is presented by a set of equations. इन वॉलस के मॉडल में, वॉलसियन मॉडल, द बिहेवियर ऑफ ईच इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति की का बिहेवियर डिसीजन मेकर इज प्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ इक्वेशन. सेट ऑफ इक्वेशन के द्वारा उनके बिहेवियर को डिसीजन दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ईच कंज्यूमर हैज ए डबल रोल. प्रत्येक कंज्यूमर का डबल रोल होता है. ही बाई कमोडिटी एंड सेल सर्विस ऑफ फैक्टर्स टू फर्म, यानी कि वो बाई कर सकता है आपका कमोडिटी को एंड सेल कर सकता है सर्विस ऑफ फैक्टर और टू फर्म को. फर्म को अपनी सर्विस भी दे सकता है और कमोडिटी को सेल भी कर सकता है. Thus, for each consumer, we have a set of equations consisting of two subsets. For each consumer, we have a set of equations consisting of two subsets, one describing his demand of the different commodities and the other his supply of factor inputs. यानी इस प्रकार प्रत्येक उपभोक्ता के लिए हमारे पास सभी समीकरणों का एक सेट होता है. कंज्यूमर वी हैव ए सेट ऑफ इक्वेशन, यानी समीकरणों का एक सेट होता है जिसमें दो उप समुच्चय होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ टू सबसेट, यानी कि एक सेट होता है एंड टू सबसेट होते हैं. वन डिस्क्राइब हिज डिमांड, जो पहला होता है वो डिस्क्राइब करता है आपका डिमांड को ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज एंड द अदर हिज सप्लाई ऑफ फैक्टर इनपुट्स, और दूसरा जो है सप्लाई ऑफ फैक्टर इनपुट्स को डिनोट करता है. सिमिलरली द बिहेवियर ऑफ ईच फर्म इज प्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ इक्वेशन विथ टू सबसेट. यानी कि इसी तरह क्या होता है कि प्रत्येक फर्म के व्यवहार को दो उप समुच्चय वाले समीकरणों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. यानी बिहेवियर ऑफ ईच फर्म इज प्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ इक्वेशन विथ टू सबसेट, दो सेट के साथ, उप समुच्चय के साथ. वन फॉर द इक्वेशन, one for the quantity of commodities that it produce and the other for the demand for factor input for each commodity produced. The important characteristics of these quantity equation is their simultaneity interdependence. जो है वो एक दूसरे के साथ जो है simultaneity interdependence होते हैं. इसके बाद इसमें जो है तीन कंडीशन होती हैं, एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इक्विलिब्रियम. डज ए जनरल इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम. एक इसमें जो है तीन इक्वेशन है, क्या एक सामान्य संतुलन समाधान मौजूद है, अस्तित्व की समस्या. इफ एन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट इट इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक प्रॉब्लम. एंड इफ एन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट इज इट स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं. एट सच ए प्राइस देयर इज नाइदर एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई. जहाँ पे जो है ना तो एक्सेस डिमांड होती है ना और एक्सेस सप्लाई होती है, वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है. पहली प्रॉब्लम क्या है, डज ए जनरल इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट, क्या जिसे जो है एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम कहते हैं. इफ एन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट
इज इट यूनिकनेस या यूनिकनेस प्रॉब्लम? इफ़ एन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी जहाँ पे जो है एन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इज इट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, जहाँ पे क्या होती है आपका एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई नहीं होती है। जनरल इक्विलिब्रियम इज ओनली इन एग्जिस्टेंट व्हेन एवरी सिंगल प्रोडक्ट सप्लाई इक्वल डिमांड। सामान्य संतुलन तभी अस्तित्व में होता है, जनरल इक्विलिब्रियम तभी अस्तित्व में होता है, जनरल इक्विलिब्रियम इज ओनली इन एग्जिस्टेंस होता है जब व्हेन एवरी सिंगल प्रोडक्ट, यानी हर एक उत्पाद की आपूर्ति मांग के बराबर होती है, व्हेन एवरी सिंगल प्रोडक्ट सप्लाई इक्वल डिमांड, यानी कि सप्लाई जो है वो डिमांड के बराबर होती है, तभी जो है जनरल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होती है। व्हाट इज यूनिकनेस इक्विलिब्रियम, यानी कि इसके बाद हम समझते हैं कि यूनिकनेस इक्विलिब्रियम क्या होती है। इफ देयर इज ए सिंगल इक्विलिब्रियम दैट इज द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व मीट ओनली वन, दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस प्रॉब्लम। यानी इफ देयर इज ए सिंगल इक्विलिब्रियम, यानी एक संतुलन है, जो मांग वक्र है वो और आपूर्ति वक्र केवल एक ही में मिलता है, मांग वक्र और आपका सप्लाई कर्व एक पॉइंट में मिलते हैं, तो उसे जो है यूनिकनेस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, इसको एक डायग्राम से देख सकते हैं। डायग्राम में जो है एक्स एक्स पे जो है हमने क्वांटिटी को ले रखा है और वाई एक्स पे जो है यानी वर्टिकल एक्स पे हमने प्राइस को लिया है। एस एस जो है वो सप्लाई कर्व को डिनोट करता है और डी डी जो है डिमांड कर्व को डिनोट करता है। और इक्विलिब्रियम, यूनिकनेस इक्विलिब्रियम वहाँ पे है जहाँ पे जो है डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी पे जो है यूनिकनेस प्रॉब्लम होती, यूनिकनेस इक्विलिब्रियम होता है। अनयूनिकनेस इक्विलिब्रियम जहाँ पे जो है ये इस टाइप का जो कंडीशन होती है वो अनयूनिकनेस इक्विलिब्रियम होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, द इक्विलिब्रियम इज ए स्टेबल, एक इक्विलिब्रियम जो है तब स्टेबल होता है इफ़ द डिमांड फंक्शन कट्स द सप्लाई फंक्शन फ्रॉम अबव, यानी कि जब डिमांड फंक्शन जो है आपका सप्लाई फंक्शन को ऊपर से नीचे को काटता है तो जो है आपका स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इन दिस केस एन एक्सेस डिमांड ड्राइव प्राइस अप व्हाइल एन एक्सेस सप्लाई, एक्सेस नेगेटिव डिमांड ड्राइव द प्राइस डाउन, यानी कि इस प्रकार का जो कंडीशन होता है ये वाला, तो यहाँ पे जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। उसके बाद अगला है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इफ द डिमांड फंक्शन कट्स द सप्लाई फंक्शन फ्रॉम बिलो, जब जो है डिमांड फंक्शन नीचे से अबव को सप्लाई कर्व को नीचे से कट करे तो उसे जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अगर जो है डिमांड कर्व सप्लाई फंक्शन को ऊपर से कट करे तो उसे जो है आपका स्टेबल फंक्शन कहेंगे या स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इन दिस केस एन एक्सेस डिमांड ड्राइव्स द प्राइस डाउन, इन दिस केस एन एक्सेस डिमांड ड्राइव्स द प्राइस डाउन एंड एक्सेस सप्लाई ड्राइव द प्राइस अप। एक्सेस डिमांड बताता है कि प्राइस डाउन होंगे एंड एक्सेस सप्लाई ड्राइव क्या करता है, प्राइस जो है अप होंगे। उसका अगला है मल्टीपल इक्विलिब्रियम। मल्टीपल इक्विलिब्रियम तब होता है, इट इज ए ऑब्वियस दैट
एट PE1 देयर इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। PE1 जो है यानी कि ये वाला जो ये है, यहाँ पे जो है डिमांड करो सप्लाई फंक्शन को ऊपर से काट रहा है स्टेबल फंक्शन, एंड जहाँ पे जो है डिमांड कर्व नीचे से काट रहा है, यहाँ पे जो है इस वाले PE2 पे ये जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। while at PE2 the equilibrium is unstable and no equilibrium at a positive price does not exist। जहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम यानी सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे जो है नो इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी। जैसे यहाँ पे ये वाले केस में जो है यहाँ पे और यहाँ इस वाली इसमें जो है डिमांड जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, डिमांड एंड सप्लाई, तो उस केस में जो है नो इक्विलिब्रियम केस होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम अगला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल या स्थिर संतुलन जिसे कहते हैं। द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ द स्लोप ऑफ द एक्सेस डिमांड कर्व इज नेगेटिव। स्लोप ऑफ द एक्सेस डिमांड कर्व इज नेगेटिव एट द पॉइंट ऑफ इट्स इंटरसेक्शन विद द प्राइस एक्सिस। यानी कि ये प्राइस लाइन है, ये जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो यहाँ पे जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यानी एक ही पॉइंट पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे प्राइस जो है कांस्टेंट होती है। द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ द स्लोप ऑफ द एक्सेस डिमांड कर्व इज नेगेटिव। जहाँ पे जो है एक्सेस डिमांड कर्व नेगेटिव होती है एट द पॉइंट ऑफ इट्स इंटरसेक्शन विद द प्राइस एक्सिस। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, यानी इक्विलिब्रियम जो है तब अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल इफ द स्लोप ऑफ द एक्सेस डिमांड कर्व इज पॉजिटिव। अनस्टेबल जब ये जो है पॉजिटिव होती है, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व एक्सेस डिमांड कर्व क्या होती है पॉजिटिव, और नेगेटिव के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम जब डिमांड कर्व ऐसे डाउनवर्ड होगा और पॉजिटिव होगा तो उसके केस में जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद मल्टीपल इक्विलिब्रियम, जैसा कि हमने समझा मल्टीपल इक्विलिब्रियम देयर आर एज मनी इक्विलिब्रियम एज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द एक्सेस डिमांड कर्व EP इंटरसेक्ट द वर्टिकल प्राइस एक्सिस। जितने अधिक बार जो है मल्टीपल, पहला तो जो है ये हो गया स्टेबल डिमांड कर्व, फिर जो है ये हो गया आपका अनस्टेबल डिमांड कर्व। If the excess demand function does not intersect the vertical axis at any point, an equilibrium does not exist। तो वहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम नहीं होगा। उसके बाद वॉलस प्राइस एडजस्टमेंट या वॉलसन प्राइस एडजस्टमेंट, अगला जो कॉन्सेप्ट है वॉलस के द्वारा प्राइस एडजस्टमेंट, वॉलसन प्राइस एडजस्टमेंट या वॉलसन प्राइस एडजस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द प्राइस दैट ब्रिंग एडजस्टमेंट, यानी कि वॉलस के द्वारा प्राइस के थ्रू एडजस्टमेंट किया जाता है, बल्कि मार्शल के द्वारा जो है क्वांटिटी के थ्रू एडजस्टमेंट किया जाता है। इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और इक्विलिब्रियम लाया जाता है आपका डिमांड और सप्लाई के थ्रू। वॉलस के अकॉर्डिंग जो है वॉलसन प्राइस एडजस्टमेंट, वॉलस के जो है के अकॉर्डिंग जो एडजस्टमेंट वेरिएबल है, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द प्राइस दैट ब्रिंग एडजस्टमेंट इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और यानी कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो एडजस्टमेंट वेरिएबल है वो है आपका प्राइस अकॉर्डिंग टू वॉलसन। मार्शल के द्वारा जो है वो है इक्विलिब्रियम लाने का वो है आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अगला एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका इन द एडजस्टेंट डायग्राम 1 and 2 द डिमांड कर्व DD एंड सप्लाई कर्व, द डिमांड कर्व DD एंड सप्लाई कर्व क्वेश्चन है इन द एडजेसेंट डायग्राम 1 and 2 द डिमांड कर्व DD एंड सप्लाई कर्व SS, यानी कि जो ये DD कर्व है ये डिमांड कर्व को डिनोट करता है और SS कर्व जो है ये सप्लाई कर्व को डिनोट करता है, ये डिमांड ये सप्लाई कर्व। तो
पॉइंट ई एंड एफ, यानी कि जहाँ पे जो है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ई और एफ पे, तो ई और एंड एफ रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से जो है कौन सा करेक्ट है कह रहा, both point E and F are the point of stable equilibrium, both point E and F are point of unstable equilibrium, equilibrium is stable E or at point E and unstable at point F, और उसके बाद equilibrium is unstable at point E and stable at point F। तो हमने पढ़ा था जहां पे जो है डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से इंटरसेक्ट कर रही थी, यानी कि ई पॉइंट जो है वो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है पॉइंट एफ, एफ पे जो है वो अनस्टेबल है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद लर्नर्स डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि लर्नर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, यानी एकाधिकारी शक्ति की लर्नर जो डिग्री है वो क्या है, दैट इज द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ई ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एकाधिकारी शक्ति की डिग्री एकाधिकार के उत्पाद की मांग की कीमत लोज के संख्यात्मक गुणांक पर निर्भर करती है। न्यूमेरिकल वेरिएबल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट। लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली की अगर बात करते हैं, लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर, तो लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट अपॉन P, जहां पे जो है P या तो AR को डिनोट करता है या प्राइस को डिनोट करता है और मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लर्नर्स डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज 0, यानी कि लर्नर के अनुसार जो है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 0 होती है। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म में, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म में वी हैव P इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू MC, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो होता है क्या होता है आपका P इक्वल टू MR इक्वल टू AR इक्वल टू MC होता है लर्नर के इक्विलिब्रियम में, यानी कि P इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू MC और P इक्वल टू MC और P माइनस MC इक्वल टू 0 होता है। When P इक्वल टू 4 then the marginal cost इक्वल टू 4, therefore 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। जब P जो है 4 होगी तो प्राइस या एवरेज रेवेन्यू, तो उस समय जो है मार्जिनल कॉस्ट भी जो है 4 होगी। उसके बाद है इन द सिचुएशन ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, इन द सिचुएशन ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट seller equilibrium position MC equal to MR but price will stand higher than the marginal cost और marginal revenue। तो imperfect competition में क्या होता है कि प्राइस जो है वो आपका ग्रेटर होता है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू से। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस ग्रेटर होता है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू से। Less elastic is the demand for the product, the more would be the degree of monopoly power and vice versa। यानी कि इलास्टिसिटी जितनी लेस होगी तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर मोर होगी, और उसके बाद इस वाइस वर्सा भी, जितनी अधिक होगी इलास्टिसिटी तो उतनी ही कम होगी। When marginal cost of production is 0 then monopoly power is 0, marginal cost 0 होगी तो उस समय क्या होगा, marginal cost इक्वल टू 0, तो उस समय जो है marginal cost of production is 0 then the monopoly power is 1, तो marginal
कॉस्ट के जीरो होने पर जो है मोनोपोली पावर जो है क्या होगी, 1 के बराबर होगी। दस द लर्नर पावर ऑफ मोनोपोली वेरी फ्रॉम 0 to 1, यानी कि जो लर्नर पावर ऑफ मोनोपोली है वो वेरी करती है डिग्री 0 से 1 के बीच में। The greater the value of index, the greater the degree of monopoly power by seller, यानी जितनी ग्रेटर होगी वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स द ग्रेटर द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर बाय सेलर, यानी कि जितनी जो है मोनोपोली पावर डिग्री वैल्यू लर्नर की डिग्री या इंडेक्स से जितनी ग्रेटर होगी मोनोपोली पावर और बाय सेलर की उतनी अधिक होगी। लर्नर कंडीशन इज इनवर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इनवर्स है आपका लर्नर इंडेक्स या लर्नर कंडीशन। द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, यानी कि ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और आपका प्राइस के बीच में जितना डिफरेंस होगा ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, तो मोनोपोली पावर भी जो है उतनी ही अधिक होगी। उसके बाद सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर, एकाधिकारी शक्ति के स्रोत कौन कौन से जानते हैं। सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर, इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट डिमांड, द नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट एंड द नेचर ऑफ इंटरेक्शन अमोंग द फर्म, फर्मों के बीच बातचीत की प्रकृति, इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट डिमांड, द नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट एंड नेचर ऑफ इंटरेक्शन अमोंग द फर्म। द हर्फिंडल हर्समैन इंडेक्स, उसके बाद अगला है हर्फिंडल हर्समैन इंडेक्स, द हर्फिंडल हर्समैन इंडेक्स मेजरिंग मोनोपोली पावर, जिसके द्वारा मोनोपोली पावर को मेजर किया जाता है। पहला आता है आपका लर्नर इंडेक्स। लर्नर इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू जो है वेरी करती है आपका 0 to 1 के बीच में। उसके बाद दूसरा का मोनोपोली पावर को जो मेजर करता है वो है हर्फिंडल हर्समैन इंडेक्स। इट वॉज डेवलप्ड बाय ओरिस सी हर्फिंडल एंड अल्बर्ट ओ हर्समैन, यानी कि जो हर्फिंडल हर्समैन इंडेक्स है उसको डेवलप किया था आपका सी हर्फिंडल और हर्समैन के द्वारा। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द फर्म विद इन द इंडस्ट्री, समटाइम लिमिटेड टू ई द 50 लार्जेस्ट फर्म, यानी यह डिफाइन करता है हर्फिंडल हर्समैन इंडेक्स डिफाइंड एज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द फर्म, sum of the square of the market share of the firm within the industry, sometime limited to the 50 largest firm, यानी कि 50 फर्मों की किसी समय जो है 50 फर्मों की को डिफाइन करता है। एज सच इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1। जो हर्फिंडल हर्समैन इंडेक्स है इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 मूविंग फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल फर्म, यानी कि 0 जो वेरी करती है वो करते हैं अब ह्यूज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल फर्म टू सिंगल मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर। उसके बाद जो 1 है इंक्रीज इन द हर्फिंडल इंडेक्स, increase in the Herfindahl index generally indicate a decrease in competition and increase of market power। और जैसे ही हर्फिंडाल इंडेक्स इंक्रीज करती है तो जनरली इंडिकेट डिक्रीज इन कंपटीशन, यानी कि जो फर्मों के बीच कंपटीशन होता है उसको जो है डिक्रीज करना एंड इंक्रीज ऑफ मार्केट पावर को इंक्रीज करना। वेयर डिक्रीज इंडिकेट द अपोजिट। Alternatively, if whole percentage are used, the index range from 0 to 10,000। जब जो है होल परसेंटेज आर यूज किया जाता है तो उसमें जो है इंडेक्स का जो रेंज हो जाता है 0 से 10,000 के बीच में होता है। पॉइंट फॉर एग्जाम्पल एन इंडेक्स ऑफ 0.25 इज द सेम एज 2500 पॉइंट्स। हर्फिंडाल हर्समैन इंडेक्स का फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि हर्फिंडाल
हर्समैन इंडेक्स इक्वल टू होता है आपका S1/2 S2 इक्वल का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर, वेयर S इज द मार्केट शेयर ऑफ फर्म, I इज द इन द मार्केट एंड N इज द नंबर ऑफ फर्म। N जो है नंबर ऑफ फर्म को डिनोट करता है। कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल इंडस्ट्री विथ 4 टोटल फर्म, यानी कि जब जो है 4 टोटल फर्म हैं, फर्म 1 मार्केट शेयर 40%, फर्म 2 मार्केट शेयर 30% एंड फर्म 3 मार्केट 15-15। उसके बाद हर्समैन ने कैलकुलेटेड एज 42 32 15 15 इक्वल टू 16 19 225 इक्वल टू 2950, यानी कि 40 का स्क्वायर कितना होता है 40 1600, 30 का स्क्वायर कितना होता है 1900, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ये है, यानी जो हर्समैन इंडेक्स है वो बताता है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर S3 का स्क्वायर Sn का स्क्वायर। S इज द मार्केट शेयर, S मार्केट शेयर को डिनोट करता है, ठीक है। और फर्म I इन द मार्केट, कौन से मार्केट है इंडेक्स, एंड N इज द नंबर ऑफ फर्म, कितनी फर्म है। एंड हर्समैन इंडेक्स समझते हैं। एंड हर्पिंडाल इंडेक्स बिलो 0.01 और 100 इंडिकेट हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। जब जो है हर्समैन इंडेक्स की वैल्यू 0.01 से 100 के बीच में होगी, 0.01 से 100 के बीच में होगी, तो उस केस में क्या होगा कि हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, तो जो है इंडिकेट हाईली कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। एंड हर्समैन इंडेक्स बिलो 0.15 और 1500 इंडिकेट अनकाउंटेड इंडस्ट्री, अनकंसंट्रेट इंडस्ट्री। एंड जैसे हर्समैन इंडेक्स बिटवीन 0.15 टू 0.25 और 1500 टू 25 इंडिकेट मॉडरेट कंसंट्रेट मॉडरेट कंट्रोल। हर्समैन इंडेक्स अबव 0.25 अबव 0.2500 यह इंडिकेट करेगा हाई कंसंट्रेशन हायर मोनोपोली पावर। इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर्पिंडाल इंडेक्स इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हर्पिंडाल इंडेक्स अप्रोच इज जीरो। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में हर्समैन इंडेक्स का जो अप्रोच होता है वो जीरो के बराबर होता है। लेट्स से देयर आर 1000 ऑफ रेस्टोरेंट in your city, but the top 50 each have 0.1% of the market share. The Hर्समैन index 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 50 यानी कि 0.5। In a monopoly, Hर्समैन index approach 10,000 if the one largest firm 100% of the market share, तो हर्समैन इंडेक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। उसके बाद कंसंट्रेशन रेशियो एज मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। कंसंट्रेशन रेशियो एज मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। कंसंट्रेशन रेशियो जो होता है वो मोनोपोली पावर को मेजर करता है। कंसंट्रेशन रेशियो इंडिकेट दैट द साइज ऑफ फर्म इन रिलेशन टू देयर इंडस्ट्री एज ए होल। द कंसंट्रेशन रेशियो इज calculated as the sum of the market share held by the largest specified number of firm in the industry। यानी कि कंसंट्रेशन रेशियो जो है वो एक कैलकुलेट करता है एज द सम ऑफ द मार्केट शेयर हेल्ड बाय द लार्जेस्ट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। लो कंसंट्रेशन रेशियो इन इंडस्ट्री मेजर ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द फर्म, ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द फर्म। अगर हाई कंसंट्रेशन रेशियो है इन इंडस्ट्री मीन लेस कंपटीशन अमॉन्ग द फर्म, लेस कंपटीशन। अगर लो कंसंट्रेशन रेशियो है तो ग्रेटर कंपटीशन है
अमॉन्ग द फर्म, अगर लो है तो ग्रेटर एंड हाई है तो लेस कंपटीशन। उसके बाद द कंसंट्रेशन रेशियो कैन बी मूव्ड फ्रॉम 0% टू 100%, यानी कि हरपिंडाल में जो है कंसंट्रेशन रेशियो वो मूव करती है 0% से 100% के बीच में। 0 to 50% इंडिकेट इंडस्ट्री इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। 0 से 50% के बीच में जो होता है वो होता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। एंड 100% इंडिकेट मोनोपोली पावर। टॉप फर्म शेयर मोर देन 60% ओलिगोपोली, यानी कि 60% से ऊपर जिसका शेयर होगा वो ओलिगोपोली को डिनोट करेगा। अब है अगला है क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन को। तो मार्शल जनरल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन, यानी मार्शल ने दिया था जनरल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, तो यह जो है बेस्ड है। तो किस पे बेस्ड है? साइमल्टेनियस इक्वेशन, सेट्रिस पेरिस, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो है मार्शल जनरल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, सेट्रिस पेरिस, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली पावर। अकॉर्डिंग टू मार्शल मार्केट पीरियड ऑफ टाइम रिलेटेड विथ, यानी कि मार्शल के अनुसार जो है जो मार्केट पीरियड होता है वो किससे रिलेटेड है? वेरी शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी मार्केट पीरियड को जो है शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, जिसमें जो है पेरिसेबल कमोडिटियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वालरस जनरल इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन। वालरस का, यानी कि जो मार्शल जनरल इक्विलिब्रियम, मार्शल ने जनरल इक्विलिब्रियम नहीं, मार्शल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो है पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम वह बेस्ड है आपका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, सेट्रिस पेरिस, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली, यानी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद वालरस जनरल इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन, वालरस का इक्विलिब्रियम भी बेस्ड है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका जो है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे, सेट्रिस पेरिस पे, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली पावर, ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू वालरस स्टेबल इक्विलिब्रियम इज एब्सेंट वेयर, यानी कि वालरस के अनुसार जो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे प्राप्त होते हैं? कहाँ है? जहाँ पे सप्लाई कर्व कट डिमांड कर्व फ्रॉम बिलो, डिमांड कर्व कट सप्लाई कर्व फ्रॉम बिलो, डिमांड कर्व कट सप्लाई कर्व फ्रॉम अबव। तो जहाँ पे जो है डिमांड कर्व कट करता है सप्लाई कर्व को फ्रॉम अबव से, तो वहाँ पे जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। उसके बाद अंडर मोनोपोली द लर्नर इंडेक्स वैल्यू इज बी विल बी। मोनोपोली में जो है लर्नर इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है? अंडर मोनोपोली द लर्नर इंडेक्स वैल्यू विल बी 1 के बराबर। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द लर्नर इंडेक्स वैल्यू विल बी 0। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो है जो लर्नर इंडेक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 के बराबर होती है। The value of Herfindahl-Hursman index in case of monopoly, Herfindahl-Hursman index में जो है the value of Herfindahl-Hursman index in case of monopoly, तो वहाँ पे जो है 1 के बराबर। In perfect competition where price of a firm is 80, then value of learner index will be, तो learner index क्या होगी? वहां पे होगा आपका 80 का पावर, यानी 80 8 का 0 के बराबर। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में 0 के बराबर होता है ना हरफिंडाल इंडेक्स, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। धन्यवाद, आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम जानेंगे आपका बामोल, वॉलसन और
बामोल का मैनेजरियल इफिशिएंसी, मैनेजरियल थ्योरी के बारे में, यानी जो प्रबंधकीय सिद्धांत है बामोल ने दिया था, इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।